अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैन यू बोथ हियर मी? हेलो, आवाज आ रही बच्चों? ओके, ठीक है। सो पिछली क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने जो जो चीज़ें देख ली थी उनको जल्दी से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस इज जो हमने जिन पॉइंट पर टेक्स्ट लगाया हुआ है, ये वाले सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके थे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज पास्ट अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। सो चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। एम्पेयर में मेजर होता है करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से होता है करंट। बट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव रहते हैं। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट का डिफरेंस देखा था। डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑलवेज चेंजेस इट्स डायरेक्शन। एमीटर का यूज देखा था कि सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, और उसकी रेंजेस कैसे सिलेक्ट करते हैं। ईएमएफ देखा था जो कि वोल्टेज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, वो भी वोल्टेज होता है। चाहे ईएमएफ हो, वो भी वर्क डन अपॉन चार्ज है, या चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, वो भी वर्क डन अपॉन चार्ज है। ईएमएफ जो है वो है वर्क डन बाय अ सोर्स, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है वर्क डन बाय अ चार्ज टू पास थ्रू अ कंपोनेंट, ठीक है। और ये है वर्क डन बाय अ सोर्स, ताकि वो चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कर सके। ऑलराइट, तो सोर्स के साथ जो वोल्टेज एसोसिएटेड है उसे ईएमएफ कहते हैं, और लोड के साथ जो वोल्टेज एसोसिएटेड है उसे पीडी कहते हैं दोनों वर्क डन अपॉन चार्ज ही, दोनों वोल्ट्स में ही मेजर होते हैं, दोनों को वोल्टेज ही कहते हैं। वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेजर करते हो, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, उसकी रेंजेस भी उसी तरह सिलेक्ट करते हैं जैसे एम मीटर। अब हमने आगे पढ़ना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आओ कंटिन्यू करें। रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जो है, देखो, अगर आपकी रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग ये है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम पास करेगा, सो दैट्स करेक्ट एंड दैट इज बिल्कुल सही है, इट्स ट्रू। बट यू विल नॉट राइट इट एज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के लिए आपको ये लिखना है कि पीडी जो किसी कंपोनेंट के अक्रॉस होगा। पीडी कैसे मेजर करते हैं? बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर लाइक दिस। जैसे ये रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पीडी कैसे है आएगा? ये वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा के आया, तो 4 वोल्ट्स का पीडी है इसके अक्रॉस, ठीक है। तो वो पीडी लेना है आपने और उसको डिवाइड करना है बाय द करंट दैट इज पासिंग थ्रू दैट कंपोनेंट। सो अगर मैं कहूँ कि यार रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, तो हाउ विल आई फाइंड इट? I will take the potential difference that is across this resistor, and I will see what amount of current is passing through this resistor, और इनको आपस में डिवाइड कर दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को आपस में डिवाइड कर दूंगा। So this is the most important equation of the chapter. Resistance is equals to V upon I. वोल्टेज कौन से यूनिट से मेजर होता है? वोल्ट्स में। करंट कौन से यूनिट में मेजर होता है? एम्पेयर्स में। इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन करो, वोल्ट्स पर एम्पेयर लिखो, तो जो आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट है वो आ जाता है, जिसको हम यू बनाते हैं, और इस सिंबल का नाम है ओम। रिटन लाइक दिस, 1 ओम इज वोल्ट्स पर 1 वोल्ट पर एम्पेयर। ओके, नाउ try and understand the relationship between रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज के बीच में। रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज के बीच में जो है वो हम रिलेशनशिप समझेंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम थोड़े से पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं। सो आई गिव यू अ फ्यू न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व इन दिस क्लास। अब आपने करना क्या है, देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल सीरियस होके रेडी हो जाओ और अपने पास कैलकुलेटर रख लो अपने। व्हेन यू बोथ हैव द कैलकुलेटर गिव मी अ थम्स अप, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। यू शुड हैव योर कैलकुलेटर राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू शुड हैव योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। सालिबा कैलकुलेटर है बेटा आपके पास? बिल्कुल रेडी हो जाओ।
बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू सॉल्व दिस विद मी। तो अभी तक हमने जितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, हम दोनों को जितने भी 2 या 3 फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूलाज हमने कौन कौन से पढ़े, इनको नोट डाउन कर लो। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। नंबर 1, मैं एक एक सेकंड के लिए सारे फॉर्मूलाज दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला नोट डाउन हो गया। ईएमएफ का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। वर्क डन अपॉन चार्ज। ईएमएफ भी वोल्ट्स में ही मेजर होता है, इसको आप वी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ई लिखा हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेम, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक, ये भी हो गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। शैल वी स्टार्ट? चलें, पहली एग्जांपल का मुझे आंसर बताने की कोशिश करें। 2 minutes फॉर यू टू सॉल्व दिस, देन आई विल टेल यू द आंसर माई सेल्फ, बट फर्स्ट यू हैव टू टेल मी। 2 मिनट लो और 1 को सॉल्व करो, और अगर आप 1 कर लो तो उसके बाद 2 पे भी चले जाना फॉर। You have to take care of the units in this question. Units as it is नहीं यूज होंगे टाइम के। हमने आपका आया आंसर? करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज निकालना है। ओके, सो लेट्स सी आपने सही किया या गलत किया। जल्दी से आओ चेक करें कि कैसे इसका आंसर आएगा। एनीवेज, सो हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे वो है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। बट इसको मैं बड़ा इजीली रीअरेंज कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ। आई और टी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यू आ जाएगा मेरे पास। रीअरेंज कर लिया मैंने फॉर्मूला। क्यू इज इक्वल टू आई टी। ओके सैलेबा, आपने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है, लेकिन अब जो छोटी सी मिस्टेक हुई है उसको नोटिस करना। करंट तो 2 एम्पेयर है। टाइम जो है ना, टाइम वो खाली 2 आवर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमने ये पढ़ा है कि अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो इस बात का खास ख्याल रखें कि टाइम जो है वो अपने ऐसा यूनिट में हो ना। टाइम का यूनिट क्या है, देखो, सेकंड में मुझे। तो अब आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, बस इतनी सी ही बात थी और कुछ भी नहीं। तो वेरी क्विकली, टू को 2 आवर्स जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक और दफा 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा, और वो आ रहा है 14400। ये आगे मैंने सी क्या लिखा है, चार्ज का यूनिट क्या होता है ये, कूलम। हमारा क्लियर हो गया? आमिना, सॉरी आमना, क्लियर हो गया? डू यू अंडरस्टैंड क्या मिस्टेक की थी? मुझे आपकी समझ नहीं आई, बट ये है कि कोई मिस्टेक हुई हुई थी इसके वजह से गलत आंसर है। मेरे पास तो 7200 नहीं आ रहा बेटा। आपके पास 7200
सेकेंड्स जो है टाइम वुड बी 7200, राइट? ये चीज 7200 आएगी, बट इसको फिर फर्दर 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। ये मेरा आई है, दिस इज आई एंड दिस इज टी, राइट? समझ में आ रही बात? या, चलो क्वेश्चन 2। 1 मिनट का वेट फॉर यू टू सॉल्व दिस, एंड देन 1 मिनट बाद मैं आंसर बताऊंगा। चलो। सो व्हाट फॉर्मूला विल बी यूज ओवर हियर? ये है आपके पास ईएमएफ, और ये क्या है आपके पास? चार्ज, राइट? आपको निकालनी है एनर्जी या वर्क डन, डब्ल्यू निकालना है आपको। व्हाट फॉर्मूला इज दिस? एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड या वर्क डन एक ही बात होती है, ये वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ी थी बात हमने। बट एनीवेज द फॉर्मूला इज ईएमएफ इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको मैं यहीं आपके सामने ही रीअरेंज कर लेता हूँ। चार्ज और ईएमएफ को मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे इसको इधर लिख देता हूँ, इक्वल टू को यहाँ ले आओ। बस इतना सा काम करना है। सो इससे ये पता चला कि ईएमएफ है 6 वोल्ट्स, मल्टीप्लाई करना है चार्ज से जो कि है 150। सो 6 × 150 किया, मेरे पास आ गया जूल्स में आंसर, विच इज 900 जूल्स। अब आप ये कह सकते हो कि 900 जूल्स एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है या 900 जूल्स का सेल वर्क डन कर रहा है, एक ही बात। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द सेल इज द सेम एज वर्क डन बाय द सेल। ठीक है। ओके, चलो रीड करो, सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में you might have to use two formulas to get the final answer. एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि शायद एक फॉर्मूला से एक वैल्यू आएगी, फिर वो दूसरे फॉर्मूला में डालोगे, उससे फाइनल आंसर आएगा। फातिमा बेटा आप भी बताओ। ओके,
लेट्स सी कि अब हमें क्या करना है। रेजिस्टर कन्वर्ट्स 300 जूल्स ऑफ एनर्जी, ये आ गया वर्क डन इन द रेजिस्टर बाय द चार्ज, राइट। ये आ गया आपके पास करंट आई, और ये क्या है, टाइम। आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। कैसे आएगा, डिटरमिन द पीडी अक्रॉस द रेजिस्टर। पीडी निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, दैट कुड बी V is equals to work done upon charge. But the only problem is that I do not know, मुझे work done पता है 300 joules है, बट मुझे चार्ज की वैल्यू नहीं पता। लेकिन मैं करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल सकता हूँ। So I will have to use this formula later. First I have to use the formula for charge. Current is equals to चार्ज अपॉन टाइम होता है, मतलब चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। तो करंट का फॉर्मूला, करंट की वैल्यू है 0.5, टाइम जो है वो मिनट्स में दिया हुआ है, याद रखो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। 5 इंटू 60 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो एनीवेज यहाँ से करंट इंटू टाइम जब किया तो 0.5 इंटू 5 इंटू 60 करने से क्या आया, 150 कूलम्स करंट आ गया। ये स्टेप वन हो गया। स्टेप वन के बाद अब मैं वर्क डन, मुझे पता है 300 जूल्स है, लेकिन वो जो चार्ज मेरे पास नहीं था 150 कूलम का, अब आ गया मेरे पास। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास पीडी का आ रहा है 300 ओवर 150, ये कितना हो जाएगा, 2 volts. दैट शुड बी द फाइनल आंसर। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3 फिर भी एक दफा आराम से देख लो, और जिसको समझ में आ गया वो 4 स्टार्ट कर। I'll wait 2 more minutes, then we'll discuss the answer to 4. Question 4 is pretty straightforward, isn't it? हमने फॉर्मूला रखा, पढ़ा था रेजिस्टेंस का, R is equals to V over I. If you want to find out I, can we just simply rearrange this? I को यहाँ ले जाते हैं और R को यहाँ ले आते हैं, and that should be simple enough. Current is 220 volts, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और 100 ohms का रेजिस्टेंस हो गया। सो 100 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 2.2 यूनिट करंट का एम्पेयर्स होता है। तो ये मेरा आंसर है। ठीक, फातिमा आपने लिखा हुआ है 2.2 आई, 2.2 आई नहीं है, 2.2 एम्पेयर है। आई तो करंट का सिंबल है, आई इज इक्वल्स टू 2.2 एम्पेयर। समझ आ रही? सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि भाई किसी चीज का, जैसे फोर्स का सिंबल क्या है, एफ। फोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एफ लिखते हैं, लेकिन फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। सही है।
चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अगर आपने सिर्फ वन ऑफ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी मेजरमेंट लेनी है तो ये मेथड बड़ा आसान है। क्या? ये एक रेजिस्टर है जिसका मुझे रेजिस्टेंस पता करना है। हाउ विल आई डू दैट? लेट्स थिंक अबाउट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। इट इज R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। अब मुझे पता है कि मुझे वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस में कौन से डिवाइस से मेजर कर रहा हूँ? वोल्ट मीटर से, जिसको मैंने कनेक्ट किया है पैरेलल पैरेलल में कनेक्ट कर। और करंट मुझे मिलता है एमीटर से, जो कि मैंने कनेक्ट किया है सीरीज में। पहले लगाऊं या यहाँ लगाऊं या बाद में लगाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ब्रांच है, सेम करंट होगा इस पूरे से। करंट की रीडिंग आ गई एमीटर से, पीडी की रीडिंग आ गई वोल्टमीटर से। यहाँ पे डाला, यहाँ पे रीडिंग डाली और कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस आ गया। अब ये मेथड इतना रिलायबल नहीं है। एक सिंपल मेजरमेंट के लिए तो ठीक है, बट बहुत परफेक्ट रिलायबल मेथड नहीं है, बिकॉज आप सिंगल रीडिंग ले रहे हो, ओनली टेकिंग वन सेट ऑफ रीडिंग। So by taking multiple readings, you can do a better job. You can do a better, more reliable result. But ये बहुत straightforward और simple तरीका, ठीक है। अब हमें जो काम करना है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, उसे कहते हैं टू ऑब्टेन एन IV कैरेक्टरिस्टिक। IV कैरेक्टरिस्टिक एक ग्राफ होता है जिसके अंदर I और V होता है। I क्या होता है? करंट। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। Y एक्सिस पे आप इसको प्लॉट करते हो और X एक्सिस पे आप इसको प्लॉट करते हो। So this is what it could look like. Can you see the graph? Y एक्सिस पे क्या बनाया हुआ है? करंट की वैल्यूज लिखी हुई, और X एक्सिस पे किसकी वैल्यूज लिखी हुई है? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज लिखी हुई। ऑलराइट, ठीक है। जो ग्राफ है ये किसी सिंपल से सर्किट का वो है, IV कैरेक्टरिस्टिक है, एक सिंगल कंपोनेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। IV कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ होता है वो आप किसी भी कंपोनेंट का बना सकते हो। IV कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ होता है वो आप किसी भी कंपोनेंट का बना सकते हो। उसके लिए आपकी मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होती है। मैं अभी डिपेंडेंसी पे आ रहा हूँ आमना। अभी हम जब ओम्स लॉ पढ़ लेंगे ना, उसके बाद फिर डिपेंडेंसी पे बात करते हैं कि क्या किस पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने जो लिखा है वो आप सही बात कर रही है, ठीक है। आपने गलत बात नहीं लिखी, बिल्कुल ठीक बात लिखी। इट इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज एज वेल एज रेजिस्टेंस, दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। एनीवेज, तो in order to have an IV characteristic graph, you just need different values of current and voltages. तो आपको किसी तरह वोल्टेज को चेंज करना है, और वोल्टेज को चेंज करोगे तो करंट भी चेंज होगा। और जब आप वो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, तो आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, ग्राफ पे प्लॉट करके लाइन बना दो। अब सवाल सारा ये उठता है कि वोल्टेज को कैसे चेंज किया जाए। तो दिस इज द कंपोनेंट अंडर टेस्टिंग, राइट। ये है मेरा कंपोनेंट जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। दिस इज माई कंपोनेंट जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिस इज माई कंपोनेंट, दिस विच इज व्हाट आई एम टेस्टिंग। तो ये जो कंपोनेंट जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ राइट नाउ, व्हाट इज दिस कंपोनेंट? ये जो कंपोनेंट मैंने यहाँ बनाया है, ये किस चीज का सिंबल है? ये जो ग्रीन शेडेड कंपोनेंट है, ये किस चीज का सिंबल है? व्हाट इज इट रिप्रेजेंट? ये रेक्टेंगल किस चीज का सिंबल होता है? resistor, रेजिस्टर। बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ सिर्फ रेजिस्टर का नहीं बनाना। I want to know the IV characteristic graph of a bulb as well. So I can have a bulb over here as well, a lamp. And I also want to draw an IV characteristic graph for a diode. So I can have a diode over here as well. दो डिफरेंट सेटअप्स दिखाए मैं आपको सर्किट बनाने के। पहले सेटअप 2 को देख लो, नंबर 2 को। सेटअप 2 के अंदर मैंने क्या सेटिंग की है? ये क्या है? दिस इज अ पावर सप्लाई, प्लस माइनस साइन बना हुआ है, दो टर्मिनल्स बने हुए हैं, बट द एरो दैट इज पासिंग बिटवीन देम represents a variable power supply. Now as the name suggests, वेरिएबल पावर सप्लाई का मतलब ये है कि एक सेल या बैटरी की तरह इसका फिक्स्ड वोल्टेज नहीं है। इसका ईएमएफ जो है वो आप चेंज कर सकते हो 0 से लेट सपोज 30 वोल्ट्स तक। सो इसकी एक रेंज है और आप उसके अंदर ग्रेजुअली वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, हियर इज योर स्विच, हियर इज योर एमीटर,
पैरेलल में आपने कंपोनेंट के लगा दिया वोल्ट मीटर, दिस इज द कंपोनेंट टू बी टेस्टेड। व्हाट विल यू डू, यू विल कीप द वोल्टेज एट जीरो। जब वोल्टेज को आप जीरो रखोगे पावर सप्लाई के, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, 0 वोल्ट्स, और यहाँ पे भी रीडिंग आएगी 0 एम्पियर। तो पहला पॉइंट आपका टेबल में क्या हो गया, इससे भी पहले जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0,0। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि आप थोड़ा सा यहाँ से वोल्टेज बढ़ाओगे, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, लेट सपोज 1 वोल्ट, लेट सपोज 1 वोल्ट, और लेट सपोज यहाँ पे करंट फ्लो करता है 0,01 एम्पियर। आई डोंट नो, ऐसी रैंडम वैल्यूज बता रहा हूँ। जो भी करंट की वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। वोल्टेज, वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग टेबल में लिख ली। फिर वोल्टेज थोड़ा सा और बढ़ाया यहाँ से, फिर नए वोल्ट मीटर से और एम मीटर से नई रीडिंग ली। इस तरह वोल्ट मीटर की रीडिंग, पावर सप्लाई से रीडिंग बढ़ाते गए, करंट और वोल्टेजेस की रीडिंग्स जो है वो नोट डाउन करते गए। इन रीडिंग्स को आपने ग्राफ पे प्लॉट किया, और ग्राफ को लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जैसे यहाँ बन रही थी तो मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अदर मेथड। पहले मेथड 2 के अंदर जो मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं इनको प्लीज पढ़ लो, रीड दीज 3 पॉइंट्स, then we will look at method 2, the first method, because that is actually more important, एग्जाम में ये ज्यादा आता है। लेकिन पहले आप ये तीनों स्टेप्स पढ़ लो जो भी अभी मैंने आपको समझा। I'll give you 1 minute to read it. Now let's look at method 1. इसके अंदर मैंने पावर सप्लाई वेरिएबल नहीं लगाई, इट्स अ सिंपल बैटरी। एंड बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो होता है फिक्स्ड। सो लेट्स सपोज द बैटरी इज ऑफ 6 वोल्ट्स, तो अब ये फिक्स्ड है 6 वोल्ट्स, इसको मैं यहाँ से कम ज्यादा नहीं कर सकता। बट मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो इस वोल्टमीटर से मेजर हो रहा है, ये मेरा डिवाइस है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज को कम करना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं बैटरी से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मैं इसी के साथ सीरीज में एक और डिवाइस लगा लेता हूँ। और ये जो डिवाइस है जो बिल्कुल एक रेजिस्टर ही है, देखो इसका सिंबल बिल्कुल रेजिस्टर जैसा है, लेकिन ये एरो जो बीच में बना हुआ है इससे पता चलता है कि ये किस टाइप का रेजिस्टर है। इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टर, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ रायोस्टैट, रियोस्टैट। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, यू आर गोइंग टू, अच्छा वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है ना, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इसके अंदर एक स्लाइडर लगा हुआ होता है, ठीक है, और इसके आप ग्रेजुअली रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, सब टू यू। सो हम करेंगे क्या कि वेरिएबल रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ना उसको मैक्सिमम रखेंगे पहले। इसका रेजिस्टेंस लेट सपोज 10 ओम से 10,000 ओम्स तक जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले 10,000 ओम्स पे रखूंगा। ठीक है, हो गया। वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को मैक्सिमम रखा, तो यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग कम से कम आएगी, इसके अक्रॉस पीडी कम से कम होगा, और इस पर करंट भी कम से कम पास करेगा। एनीवेज, तो वो जो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग आएगी वो नोट डाउन कर ली। फिर क्या किया, रीडिंग लेने के बाद ग्रेजुअली रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है, अगर आपने इसको 10,000 ओम्स पे सेट किया हुआ था, तो अब आप क्या करो कि इसको 9,500 ओम्स पे सेट करके देख लो, और फिर वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग थोड़ी सी इंक्रीज होगी, वो न्यू रीडिंग्स आप यहाँ नोट डाउन कर लो। अच्छा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसका रेजिस्टेंस और कम करते जाओ, 9,000 कर लो, फिर 8,500 कर लो, फिर इसी तरह करते 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 कम करते जाओ, और रीडिंग्स लेते जाओ, और पूरा टेबल भर लो और उससे ग्राफ बना लो। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, कि कैसे ऑब्टेन करना है आपने, हाउ विल यू ऑब्टेन एन IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ एनी कंपोनेंट। मैंने अभी यहाँ पे जो कंपोनेंट बनाया हुआ है वो रेजिस्टर बनाया हुआ है, but this component could be a filament lamp, this could be a thermistor, this could be a diode, more importantly। तो ये कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे आप लगा सकते हो, और जिस कंपोनेंट को आप टेस्ट कर रहे हो वोल्ट मीटर उसी के क्रॉस लगेगा।
एम मीटर तो यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, सेम ही रीडिंग देगा अभी इस फिलहाल इस सर्किट। बट वोल्ट मीटर देखो इसके अक्रॉस मत लगा देना, वोल्ट मीटर आपको इसके अक्रॉस यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब ये मेथड हमने यहाँ पे एक मैंने ऐसी लैब सिमुलेशन की थी, वो जो फेट सिमुलेटर है वहाँ पे सिमुलेशन की थी, उसमें आपको सर्किट बनाना सिखाऊंगा, आपको लिंक भी भेज दूंगा। बट एनीवेज ये मैंने एक सिमुलेशन के थ्रू रियल रीडिंग्स ली थी क्लास के अंदर, और ऐसे करके यहाँ पे रीडिंग्स मैंने बना ली। अब ये जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ तुमने ऑब्टेन किया है, इसका क्या फायदा है? एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ तुम्हें रिलेशनशिप बता रहा है, किस चीज का रिलेशनशिप बता रहा है? जिस चीज का ग्राफ है, करंट का रिलेशनशिप दिखा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। सो व्हाट डज एन आईवी ग्राफ शो? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी, एज सिंपल एज दैट। हर कंपोनेंट के अंदर आई और वी का रिलेशनशिप, करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इस वक्त ये रिलेशनशिप कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये कैसा रिलेशनशिप है? इस ग्राफ की शेप को देख के हम कैन वी नेम दिस रिलेशनशिप? आई और वी के बीच में जो अभी रिलेशनशिप आ रहा है, डज इट हैव अ नेम? पूरा नाम बताना, पूरा। When a graph is a straight line and the graph passes through 0, 0, what relationship is this called? Directly proportional. Directly proportional. अगर ये ग्राफ 0, 0 से पास कर रहा होता, लेकिन ग्राफ ऐसे कर्व हो रहा होता या यूं कर्व हो रहा होता, वट एवर, देन इट वुड नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब अगर ये ग्राफ 0, 0 से पास ना करे लेकिन बने स्ट्रेट लाइन ही, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे। अगर लाइन स्ट्रेट हो लेकिन 0, 0 से ना पास करे, देन द रिलेशनशिप इज सिंपली नोन एज अ लीनियर रिलेशनशिप, देन लीनियर। बट इफ इट इज पासिंग थ्रू 0, 0, देन यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेक करने का एक तरीका है। अभी आप थर्मल फिजिक्स मेरे साथ पढ़ चुके हो, और उसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसके अंदर मैंने आपको चेक करने सिखाया था कि जब भी दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उनको कैसे चेक कर सकते हैं, इफ यू हैव अ टेबल ऑफ देयर वैल्यूज। और जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनको कैसे चेक कर सकते हैं? थ्रू देयर टेबल ऑफ वैल्यूज। जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो आप उनको डिवाइड करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेक करना है अगर रिलेशनशिप, यू वांट टू चेक वेदर दीस टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट। पहले तो जनरली देखो कि v को इंक्रीज कर रहा हूं तो i भी इंक्रीज कर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। बट दैट डज नॉट कंफर्म कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं ये बात दोबारा बार बार दो दफा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इतना कॉमन मिस्टेक है हर बच्चे की। हालांकि मैं समझ लो थ्रू आउट द ईयर जब मैं सिलेबस कंप्लीट करवा चुका, ये बात ऑलरेडी 4-5 दफा शायद पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन अब एक दफा और कर देता हूँ, दोबारा से सुन लो। तो व्हाट एम आई सेइंग? यू सेड कि भाई v बढ़ रहा है तो i भी बढ़ रहा है, ओके गुड। बट डज दैट कंफर्म कि ये डायरेक्टली रिलेशनशिप है? नो, दैट डज नॉट कंफर्म। या तो ग्राफ बना के पता चलेगा, स्ट्रेट लाइन होगी और 0, 0 से पास करेगा, तब आपको कंफर्म हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आप ग्राफ नहीं बना सकते फॉर सम रीजन, और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वो चेक करके बताएंगे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, तो उसके लिए चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसको और इसको डिवाइड करें। तो मैंने एक नया कॉलम ऐड किया जिसमें v और i को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। इसको इससे कर लो या इसको इससे कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करो, ठीक है। अब मेरी जो वैल्यूज आ रही हैं इनको चेक करो। वैल्यूज में फ्लक्चुएशन है नो डाउट, एक दो वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी भी आ रही हैं, बट रफली लुक एट द वैल्यूज। अब ये रियल एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बट इज देयर अ ट्रेंड? देयर इज नो ट्रेंड। 680 से आप स्टार्ट हुए, 475 पे चले गए, ओके। तो क्या ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है? फिर आपने देखा तो वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही, फिर और बड़ी आ रही, फिर और बड़ी आ रही, फिर और बड़ी आ रही है, फिर बड़ी आ रही है, फिर बड़ी आ रही, फिर दोबारा छोटी आ रही है। रफली ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर बिटवीन 500 एंड 600, एंड आई कैन से कि रफली ये वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है। आई नो देयर इज अ लार्ज फ्लक्चुएशन, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने चेक यही करना होता है कि क्या ये जो दोनों कॉलम्स को मैंने डिवाइड करके वैल्यूज निकाली है, क्या ये रफली कांस्टेंट आ रही हैं? इससे ज्यादा और बराबर आनी चाहिए थी वैल्यूज, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज्यादा है, बट दैट्स द वे टू चेक कि क्या ये वैल्यूज सेम रह रही हैं या नहीं रह रही रफली। एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ कभी भी एग्जैक्टली ये वैल्यूज सेम नहीं आएंगी, क्योंकि देखो ये फ्लक्चुएशन है, डेटा में फ्लक्चुएशन नजर आ रही, ये लाइन भी एग्जैक्टली स्ट्रेट तो नहीं बनती ना। मैंने क्या बनाया? लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है। क्यों? क्योंकि डेटा में फ्लक्चुएशन आती है एक्सपेरिमेंटल डेटा में। सो एनीवेज,
इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये कांस्टेंट रहती है वैल्यू, मतलब सारी लेट्स सपोज 600 आती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सारी 600 तो नहीं आ रही, लेकिन 600 के आसपास ही घूम रही है सारी वैल्यू। एनीवेज, आज हम बात करेंगे इस ग्राफ का रेजिस्टेंस से क्या ताल्लुक है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, इसमें आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उठा लो, छोड़ दो ग्रेडियंट ग्रेडियंट को भी, वैसे तो 0,0 से पास कर रहे हैं, बट सिंपली पुट किसी भी पॉइंट को उठाओ, ये वैल्यू क्या है वोल्टेज की, ये वैल्यू क्या है आई की, V अपॉन I से आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सो एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बाय टेकिंग एनी कोऑर्डिनेट एंड देन यू डूइंग V अपॉन I। V अपॉन I से R आ जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली 0,0, क्योंकि 0,0 से तो जीरो आंसर आएगा, उसको तो छोड़ दो। इस ग्राफ का एक और भी मकसद है, ये जो ग्राफ का ग्रेडियंट है इस वक्त, क्या ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए। इट्स अ स्ट्रेट लाइन obviously, so would you say that the gradient is changing or is it the same? स्लोप, लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है या नहीं। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि उसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, द लाइन हैज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसी लाइन बन रही है तो इसके ग्रेडियंट को क्या हो रहा है, इसके ग्रेडियंट को क्या हो रहा है, अगर ऐसे कर्व बने तो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लाइन शुरू में ज्यादा स्टीप है या बाद में जाके ज्यादा स्टीप हो रही है। बाद में जाके तो द ग्रेडियंट इज, इंक्रीजिंग। अच्छा अगर ऐसे बनती लाइन तो इसका मतलब ग्रेडियंट डिक्रीज। गुड। So that's way you can tell कि gradient के साथ क्या हो रहा है। अब हमने kinematics में increasing decreasing gradients देखे थे सारे, but why are we looking at the gradient? Well, by looking at the gradient you can actually tell whether the resistance is increasing or decreasing. If the gradient is constant, समझ लो कि आपका resistance भी constant है। Actually gradient और resistance इस ग्राफ के inversely proportional है। अगर ग्रेडियंट बढ़ रहा होगा, मतलब कि ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, समझ जाओ कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और अगर ग्रेडियंट कम हो रहा होगा तो समझ जाओ कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अभी हम आगे एग्जांपल्स में इस बात को दोबारा रिपीट करेंगे। सो हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाना देखा, अब उसको हम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की शेप में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक लॉ। इस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिंपली ये कहता है that the current passing through a metallic conductor is directly proportional to the PD across it। ये बात अभी आपने कहाँ देखी, इस ग्राफ में देखी कि करंट वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मेटेलिक कंडक्टर में लॉ है, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर हमेशा ऐसे ही होता है, बट एक शर्त है, एक शर्त है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की शर्त ये है कि वो मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टर का चेंज होगा तो फिर ये ग्राफ सीधा नहीं बनेगा और वो फिर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। सो ओम्स लॉ आपको सिंपली क्या बता रहा है, करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप बता रहा है, दैट्स इट, कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और वो जो फॉर्मूला है इसका अगर आप इक्वल टू का साइन लगा दें बीच में, तो I जो है इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, KV। या आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथ्स के अंदर जब हमने चैप्टर पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो आप ऐसे ही लिखते थे ना, y is proportional to x, then y is equals to kx, where k is the constant of proportionality. Now, in our case, the constant of proportionality happens to be 1 upon r. अब ये वही सिंपल सी इक्वेशन है जिसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, v is equals to I r, या r is equals to v upon I, या I is equals to v upon r. But remember कि ये जो k है यहाँ पे, ये है वो 1 upon r से रिप्रेजेंट हुआ। सो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओम्स लॉ है क्या, कि करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होंगे
तो आई और वी का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। जिस कंडक्टर का ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0, समझ जाओ कि वो कंडक्टर कैसा है? ओमिक कंडक्टर है, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो अभी जो हमने ये जो कंडक्टर था, जिसका मैंने ये ग्राफ ऑब्टेन किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इसका मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया, वुड आई से दिस इज एन ओमिक कंडक्टर और अ नॉन ओमिक कंडक्टर? इज इट ओबेइंग ओम्स लॉ और नॉट? इनमें से क्या बात ट्रू है? इस ग्राफ को देख के क्या पता चलता है? ओमिक है। ओमिक है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट बन रही है और 0,0 से पास कर रही है। सो आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसको चेक करने का ये भी तरीका था, वी और आई को डिवाइड किया और उसकी वैल्यू रफली कांस्टेंट आती है इस कॉलम की, तो कह दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ लेट्स लुक एट IV characteristics of three different components. You must remember the shapes and understand and be able to explain the three different components उनके IV characteristics के साथ। पहला IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए मेटेलिक वायर का, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। अब इसका ओम्स लॉ ने आपको पहले ही बता दिया कि ये ओमिक की होती है। सो मेटेलिक वायर, और ये मेटेलिक वायर जो है सिर्फ सिंपल वायर की बात नहीं कर रहा। जब आपके पास एक रेजिस्टर आता है ना, रेजिस्टर वो भी एक मेटल वायर का ही बना हुआ होता है, उसके ऊपर सिर्फ सिरेमिक की कोटिंग हुई हुई होती है। तो ये जो रेजिस्टर है, ये वाला जो रेजिस्टर का सिंबल है, दिस इज ऑल्सो सिंपली अ मेटेलिक कंडक्टर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। So now metallic wire at constant temperature is an ohmic conductor. That's why उसका I versus V का ग्राफ कैसा बनेगा? Straight line passing through 0,0। ये इसका ग्रेडियंट, इसका जो है वो ग्राफ इस तरह का है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे दो ग्राफ्स बनाए, I और V के। I और V के मैंने यहाँ पे दो ग्राफ्स बनाए हैं। इनमें मैंने एक को ज्यादा स्टीप रखा है और एक को मैंने कम स्टीप रखा है, राइट? एक का ग्रेडियंट मैंने ज्यादा स्टीप रखा है, एक का ग्रेडियंट मैंने कम स्टीप रखा है। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है? ब्लू वाले में से और ग्रीन वाले में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है? इनके ग्राफ को देख के ही पता चल सकता है, बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा कि ये जो ग्राफ होता है IV कैरेक्टरिस्टिक, इसका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस से क्या होता है? ओके, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ग्रेडियंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। The gradient does not give you the value of resistance. In an IV graph where I is on the y-axis and V is on the x-axis, the gradient will not give you R. It's going to give you the reciprocal of R, which basically means that they are inversely proportional. So जो ज़्यादा steep ग्राफ होगा, जो ज़्यादा steep ग्राफ है, उसका resistance होगा कम। कम। ये बात याद रखनी है IV ग्राफ के अंदर, ये पीछे भी लिखी हुई थी। और जो ग्राफ ज्यादा स्टीप नहीं है बल्कि कम स्टीप है, उसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हायर होगा। सो दिस इज अ हायर रेजिस्टेंस मेटेलिक वायर। ओके, बट इस बात को समझ लो कि कभी कभार एग्जाम में उनका दिल करता है और वो ग्राफ के अंदर एक्सेस को एक्सचेंज कर देते हैं। यूजुअली दिस इज द मोर कॉमन वे ऑफ ड्राइंग द ग्राफ, वेयर आई इज ऑन द वाई एक्सिस एंड वी इज ऑन द एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एन IV ग्राफ। लेकिन कभी कभार वो आपको VI ग्राफ बना के दे देते हैं, जिसमें V जो है वो वाई एक्सिस पे होता है। अब ऐसे ग्राफ की भी शेप तो यही बनेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जाहिर सी बात है यही शेप बनेगी। बट इस बात को जान लो कि अब क्योंकि एक्सेस एक्सचेंज हो गए हैं, तो ग्रेडियंट आपको सिंपली R के इक्वल मिलेगा। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका ग्रेडियंट भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं दो डिफरेंट वायर्स का लाइन बनाता हूँ, IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑब्टेन करता हूँ, और एक का ज्यादा स्टीप बन रहा है और एक का लेस स्टीप बन रहा है, तो इस बात को समझ लो कि जिसका लेस स्टीप बन रहा है उसका रेजिस्टेंस भी लो है और जिसका ज्यादा स्टीप बन रहा है उसका रेजिस्टेंस भी हाई है। इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ आई वांट यू टू जस्ट लुक एट द ग्राफ्स एंड रिपीट एवरीथिंग टू योरसेल्फ साइलेंटली। एंड कोई सवाल अगर जहन में आए तो मुझसे पूछो। मूव एंड देन आफ्टर 1 मिनट आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेक्ट नेक्स्ट कंपोनेंट। उसका भी फिर हम IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ एक्सप्लेन करें।
ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ. अच्छा, एक मिनट, आमना ने को सवाल पूछा. सर, इन द टेबल यू शोड अर्लियर वी वर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस इन इट, सो ओवर देयर वी वुड आल्सो डिवाइड बाय वी. वी को आई से डिवाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस आता है. आमना देखो, वी को आई से डिवाइड करेंगे तो तो रेजिस्टेंस आएगा. अगर आप आई को वी से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, बल्कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आएगा. सो कीप दैट इन माइंड. R is V upon I, and I upon V is the opposite of resistance, is actually the reciprocal of resistance. Now here is a characteristic graph of a filament lamp. So वो जो ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना हमने, इसके अंदर ये जो कंपोनेंट है, अगर इसकी जगह बल्ब लगा दें, यहाँ पे बल्ब लगा दें, और इसके अंदर वोल्टेजेस की वैल्यू चेंज करें और डिफरेंट करंट्स की वैल्यू ऑब्टेन करें, तो अब जो आपके पास आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ की शेप आएगी ना, तो कुछ ऐसी आएगी. आई और वी का ग्राफ, इसकी शेप कुछ ऐसी आएगी. अब इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि लाइन सीधी नहीं है, लाइन इज कर्व. थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट रहती भी है, लेकिन बाद में जाके डेफिनेटली कर्व हो जाती है. अब लाइन कर्व हो रही है, लेकिन इसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इज इट बिकमिंग मोर स्टीप और इज इट बिकमिंग लेस स्टीप एज वी मूव फॉरवर्ड? लेस स्टीप. तो ग्रेडियंट हो रहा है डिक्रीज. और अब इस बात को हम जान चुके हैं कि ग्रेडियंट जब डिक्रीज हो रहा हो तो इस बात को समझ जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, increase. ज्यादा. Exactly. So what we have learned from this graph is that for a filament lamp, if you have smaller values of current and voltages, its resistance is low, it has a lower resistance. But then as you go towards bigger values of voltages, आप voltage बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है उसमें करंट भी ज्यादा फ्लो ही करेगा. वोल्टेज थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो करंट भी ज्यादा ही फ्लो करेगा. लेकिन मसला साथ में ये होगा कि ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ तो जाएगा, लेकिन साथ साथ लैंप का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. लैंप का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और ये हमें पता चल रहा है किस चीज से? ग्राफ की शेप से. और ग्राफ की शेप में हम क्या देख रहे हैं? ग्राफ का ग्रेडियंट देख रहे हैं. ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो समझो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. आई वाई एक्सिस पे है, वी एक्स एक्सिस पे, याद रखो. अगर यही काम आपने किया होता लेकिन v को y एक्सिस पे रखा होता और i को x एक्सिस पे रखा होता, तो हम फिर ग्रेडियंट इंक्रीज होता. देखो ना, ये एक्सिस यहाँ ले गए और ये एक्सिस यहाँ ले गए, तो बस अब ग्राफ यूं बन जाएगा. तो इसमें इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब यही होता है कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज ही कर रहा है. ना, why is the resistance increasing? How do you know that the resistance is increasing? You know it from the shape of the graph by looking at the gradient. But why is it actually increasing? Well, हो ये रहा है कि हाई वोल्टेज पे थोड़ा करंट भी ज्यादा ही फ्लो करता है, तो बल्ब के अंदर हीटिंग इफेक्ट आता है, बल्ब बिकम्स हॉट. एंड एज सेमीकंडक्टर, आमना ये नहीं है, ये सिंपल कंडक्टर है, क्योंकि इसका फिलामेंट एक सिंपल मेटल का बना हुआ होता है. मेटल इज अ सिंपल कंडक्टर. टंगस्टन का बना हुआ होता है इसका फिलामेंट, यूजुअली टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है. ठीक है, सो इट्स नॉट अ सेमीकंडक्टर, इट्स अ सिंपल कंडक्टर. बट द पॉइंट इज दैट इट्स बिकमिंग वेरी वेरी हॉट. और इसका मेटल का जो फिलामेंट है, जब वो हॉट हो जाता है तो उसके अंदर उसके एटम्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं. So as the atoms start to vibrate more, the free electrons find it hard to flow through the atoms, which is why the resistance increases. But you don't need to explain it in that much detail. इतनी सी बात याद रख लो अगर, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है. ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन. The temperature of the bulb rises at higher voltages and currents, and therefore the resistance of the bulb rises. But yes, you can remember, due to what? Due to vibration, due to more vibration of the atoms. ठीक है, electrons find it hard to flow. तो ये था बल्ब का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ. अब हम जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो सेमीकंडक्टर डायोड का है. सेमीकंडक्टर डायोड का इलेक्ट्रिकल सिंबल ये होता है.
इट लुक्स लाइक एन एरो, डजंट इट? सेमीकंडक्टर डायोड, अच्छा बाय द वे पीछे जाके देख लेंगे भाई, देखो बल्ब जो है ना नॉन ओमिक कंडक्टर है, क्योंकि इसमें करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल नहीं रहे, तो नॉन ओमिक है। जो हमारा मेटेलिक वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर थी वो तो ओमिक थी। अब आ जाते हैं डायोड पे। डायोड के अंदर हमने ये पहली पहली क्लास में बात पढ़ी थी इस चैप्टर की, कि डायोड के अंदर अगर आप करंट को ऐसे फ्लो करवाएं कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ रखा है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ रखा है, तो डेफिनेटली करंट कैसे फ्लो करेगा, डायोड में से यूं फ्लो करेगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो डायोड करंट को फ्लो करने देता है, राइट? इस तरह अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैं कहूंगा कि यार डायोड के अंदर हम पॉजिटिव करंट फ्लो करवा रहे हैं। सो बेसिकली पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ करंट है। सो हेंस द लाइन इज देयर, यू कैन सी दैट द करंट इज फ्लोइंग। बट डायोड को उल्टा करके लगा दिए, डायोड को उल्टा करके लगा दिए। अब सेल तो वैसे ही लगा हुआ है, सेल के हिसाब से तो करंट क्यों जाना चाहिए, बट डायोड जो है जब वो उल्टा लग जाता है और करंट इसमें से ऐसे पास करने की कोशिश की जाती है इस तरह, तो करंट को अलाउ नहीं करता। और एक्चुअली होता क्या है कि डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो द डायोड डज नॉट अलाउ द करंट। ठीक है। इसके अंदर दूसरा तरीका ये भी देखा, आप डायोड को वैसे ही लगा रहने देते यूं, और ये जो सेल है इसको उल्टा करके लगा देते, ऐसे करके लगा देते। ठीक है, तो दैट वाज अनदर वे दैट वुड हैव अचीव द सेम पर्पस। एनीवेज, सो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली अब हम डायोड के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेजेस जो है वो उसको अप्लाई कर रहे हैं। So the voltages values will be negative as the direction of the current is changed or the direction of the diode is changed. So current की वैल्यू भी नेगेटिव में आनी चाहिए, लेकिन मसला ये कि करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा था ना, करंट तो ना होने के बराबर फ्लो कर रहा था। तो नेगेटिव वोल्टेजेस के अंदर देखो करंट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, करंट जो है उसकी लाइन जा ही नहीं रही नीचे। नेगेटिव में तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, करंट ऑलमोस्ट बस जीरो ही रह रहा है। तो करंट इज फ्लोइंग बट इट्स सो स्मॉल दैट वी बेसिकली से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। माइक्रो एम्पेयर्स में, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, वेरी वेरी स्मॉल, राइट, डिवाइडेड बाय मिलियन। सो हमें ये समझ में आया कि डायोड एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है, और उल्टी डायरेक्शन में अगर उसमें से करंट पास किया जाए जिसके अंदर हम नेगेटिव वोल्टेजेस शो कर रहे हैं ग्राफ में, तो करंट फ्लो नहीं करता। ऑलमोस्ट ये लाइन जीरो के साथ ही टच हुई, नेगेटिव में ही दिखाई है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो के साथ ही टच हुई। अच्छा, पॉजिटिव में भी एक बात नोट करनी है कि देखो यहीं से करंट नहीं बढ़ना शुरू हो गया, बल्कि क्या हो रहा है, थोड़ी देर तक यहाँ पे भी करंट बहुत स्मॉल रहता है। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है वोल्टेज की, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या कहते हैं इसे? डायोड का अपना एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, उससे ज्यादा अगर आप उसके अंदर वोल्टेज पॉजिटिव में इंक्रीज करो ना, तब सही में करंट फ्लो करना शुरू करते हैं। Then its resistance decreases and the current starts to flow. But remember कि even these values of current, the positive values of current, they're not huge values, they are still very small values. The current actually here is in milliamperes, और milliampere का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। तो करंट की वैल्यू अगर इस तरह की होंगी 0.001, 0.002, 0.003, इस तरह की वैल्यूज का करंट फ्लो कर रहा हूँ, स्मॉल करंट्स। ठीक है, बिकॉज डायोड्स आर नॉट मेंट टू कैरी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ करंट। सो दैट इज द केस विद द डायोड। सो तीन आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आपको याद होने चाहिए फॉर अ मेटेलिक वायर व्हिच इज लाइक दिस, एंड देन ऑब्वियसली यू शुड नो कि इसमें से कौन सी मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। फॉर अ फिलामेंट लैम्प लाइक दिस, and then you should know what this curve represents. The decrease of the gradient represents the increase of resistance, and that is due to the temperature rise. And then lastly आपको सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ पता होना चाहिए, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पता होना चाहिए, और ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि नेगेटिव में करंट क्यों फ्लो नहीं कर रहा, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में डायोड करंट को फ्लो ही नहीं करने देता और उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। सिंपल। Now we are only left with a very small thing in this last chapter. In this chapter, बहुत छोटा सा एक पार्ट रह गया, बट इट्स स्टिल कैलकुलेशन डिपेंडेंट। तो हम करेंगे अब ये कि यहाँ पे क्लास को रोकेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्लास को रोकेंगे,
मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन असाइन कर रहा हूँ, इनको करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास को यहाँ रोकेंगे और करेंगे ये कि अगली क्लास में वही P2 वाले क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आई एम गोइंग टू ओपन अप द फाइल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से आपने जो है वो क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको बताता हूँ आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एक बंदा लिख के प्लीज ग्रुप में भेजे साथ साथ, ठीक है। मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ। क्लास वर्क टैब में जाना, नीचे आओ, इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है, पास्ट पेपर्स एंड वर्कशीट्स, यहाँ पे क्लिक करोगे। आई वांट यू टू ओपन दिस फाइल, ठीक है, द फर्स्ट वन। इसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, एंड देन यू विल डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन वन करना है, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, शाबाश। इसका पार्ट सी अभी आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन टू करना है, क्वेश्चन थ्री करना है। देर ऑल अबाउट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूरा चैप्टर है ही आईवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसका आप पार्ट सी अभी स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन फोर करना है, क्वेश्चन फाइव करना है, सिक्स, नहीं सिक्स रहने देना, ठीक है। पांच क्वेश्चन आपको दिए हैं और दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका पार्ट सी स्किप करवाया था। प्लीज समवन सेंड दिस ऑन व्हाट्सएप राइट नाउ, से भी लिखा है। रिसेंट ईयर्स करेंगे पास्ट पेपर सेशन में, रिसेंट रिसेंट ईयर्स। देखो मेरा अगर आप चैनल पे जाओगे ना आमिना, तो आपको कुछ ईयर्स के पास्ट पेपर्स पहले से मिलेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मैंने जो पास्ट पेपर सेशंस करवाए थे उसके अपलोडेड है यूट्यूब पे। इफ यू गो टू द प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाओ और आप जाओ ओ लेवल के पेपर टू सॉल्व, तो इसमें 7 पेपर्स ऐसे हैं जो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व ऑन यूट्यूब। दीज वीडियोज आर लाइक, दो तो ऐसी हैं जो 1.5 घंटे की हैं, लेकिन 5 वीडियोज ऐसी हैं जो 2 घंटे से ऊपर की हैं, बिकॉज मैं पूरा पेपर बैठ के बच्चों की लाइव क्वेरीज भी ले रहा था और सारा सॉल्व करवा रहा था। बट व्हाट यू विल नोटिस हियर इज कि यहाँ पे कुछ ईयर्स हैं जो हुए हैं। ऑब्वियसली मैं ये दोबारा नहीं करवाऊंगा, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दीज पेपर्स इन द सेशन अगेन। मैं वो वाले ईयर्स का, वो वाले पेपर्स या वो वाले वेरिएंट्स करूंगा जो मेरे क्या कहते हैं, जो इस चैनल पे नहीं है, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू नो इफ यू विल बी डूइंग दोस अगेन। हाँ, मैं ये वाले ईयर्स रिपीट नहीं करूंगा, वरना फायदा नहीं है ना उसका। मैं नए वाले ईयर्स करूंगा, इनके अलावा वाले, ठीक है। तो 2022 नहीं है यहाँ पे, आई गेस 2022 के पहले करूंगा। आई गेस आई विल डू द स्पेसिमेन पेपर एज वेल। और 2022 का अक्टूबर नवंबर का भी पेपर है, 2022 का मई जून का भी पेपर है, तो 4 तो यही पेपर हो जाएंगे अगर आप अलग अलग वेरिएंट्स उठा लो। फिर हम 2019 के यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, अगस्त 21 के हुए हैं, 2020 के हुए हैं। कुछ वेरिएंट्स उनके मिसिंग है, जो वेरिएंट्स उनके नहीं किए हुए वो कर लूंगा। एंड देन जो बच जाएगा टाइम, उसमें फिर 2018, 2017, 16 जैसे जैसे टाइम बचा। बट आई नो कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके अंदर 8 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, 8 पेपर्स होंगे। 8 पेपर्स का मतलब ये है कि 2022 के हो जाएंगे, थोड़ा सा 2018 के हो जाएंगे, और स्पेसिमेन पेपर हो जाएगा बीच में, 2020 के जो रिमेनिंग वेरिएंट्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।